नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल जो भारत आए और फरवरी 1785 में वह स्वदेश लौटे और सितंबर 1786 में उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में गवर्नर जनरल का पदभार किया। वॉरेन हेस्टिंग्स जब पहले गवर्नर जनरल बने तो जितना प्रशासनिक झमेला या जितना प्रशासनिक संघर्ष उन्होंने किया लॉर्ड कॉर्नवालिस को उतना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी प्रशासनिक सत्ता छोड़ने के लिए कई सुधार भी स्थापित किए। अब इन सुधारों की श्रेणी की बात करें तो सबसे हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रशासनिक सुधार, व्यापारिक सुधार, न्याय संबंधी सुधार और स्थायी बंदोबस्त। जिसमें स्थायी बंदोबस्त हम पढ़ सके, आज मैं सम्मिलित रूप से आपको प्रशासकीय सुधार और व्यापारिक सुधार का अध्ययन करने का प्रयास करूंगा। अब बात आती है कि प्रशासनिक सुधार, चूंकि प्रशासनिक सुधार का जो काम था वो ब्रिटिश शासन प्रणाली में शुरू से ही लागू हो गया था और उनको ऐसा मानना भी था कि हमारा जो है प्रशासनिक सुधार सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसको यथार्थ रूप में या आम जनता को आभास करा देना, ये कॉर्नवालिस का दृढ़ संकल्प था कि मैं हर प्रत्येक व्यक्ति को ये आभास करा दूं कि वह जो है बहुत प्रशासनिक तौर पे भारतीयों से बहुत श्रेष्ठतम है। यद्यपि भारत में पिछले 700-800 सालों से प्रशासनिक सुधार चल रहे हैं, मुगलों के और उसके बाद राजपूत काल के बातें जाते हैं, दक्षिण में राजपूत विभिन्न शक्तियां मानी जाती है, सबके प्रशासनिक थे, लेकिन फिर भी कॉर्नवालिस का यह था कि हम यूरोप वाले सबसे श्रेष्ठ हैं। अतः कॉर्नवालिस ने जिस प्रणाली को लागू करना चाहता था वह उसने यूरोपियों को ही उच्च पद पर बिठाया और उसने यूरोपीय विकास किया, भारत को इसको वंचित कराया। उसका 2 कारण था, यह ना तो भारत को अवसर मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का और ना ही आम जनता के बीच में उनकी श्रेष्ठता का, ब्रिटिश की तुलना में श्रेष्ठता का प्रदर्शन हो पाएगा। ये उसने सबसे पहले किया था। और ऐसा भी नहीं था कि उसने हर किसी को नियुक्त कर दिया। जो बोर्ड के संचालक थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हिस्सेदार थे, वो अगर किसी नाम को पारंगत अनुशंसा करते थे तो आवश्यक नहीं था कि कॉर्नवालिस उनको नियुक्त कर देता। तो यानी उसने अपने चीफ पद पे, मुख्य पदों पर नियुक्त करने के लिए अपने वीटो पावर का पूर्णतः उपयोग किया। और यहाँ एक बात बिल्कुल सिद्ध हूं कि भारतीयों की नियुक्ति उच्च पद पर बिल्कुल बंद कर दी गई थी। कॉर्नवालिस के भारत आने के साथ कंपनियों का वेतन बहुत कम था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी में उनका निजी व्यापार चलता था उसके मार्फत से वो कर कमाते थे। या अगर एक सीधी बात करूं तो विभिन्न जो जिलों में रेजिडेंट नियुक्त किए थे उन रेजिडेंटों का वेतन 1000 था, लेकिन अगर ओवरऑल उनके निजी व्यापार और उन सबका बात माना जाए तो उसका वेतन 30,000 तक था। कॉर्नवालिस को यह ध्यान था कि 29,000 का वेतन, अगर मान लीजिए उनका एक ईमानदारी से 7 या 8,000 का वेतन भी बनता है तो 25,000 वेतन, 25,000 का राशि अंश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश को चूना लग रही है। इस कारण उन्होंने इस प्रकार को बिल्कुल कर दिया और भ्रष्ट अधिकारियों को बिल्कुल पद मुक्त कर दिया गया। और जहां उसको लगा था कि किसी भी प्रकार से कोई सिफारिश, गलत नियुक्ति के लिए कोई अधिकारी सिफारिश कर रहा है या उसने बोर्ड संचालकों के साथ या हिस्सेदारों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ में सहभागिता या वो संबंध स्थापित कर रखे हैं, वह उनका तुरंत प्रकार से उस जगह से स्थानांतरण कर देता था। तो पहला काम उसने किया, उच्च पद पर भारतीयों से को वंचित रखा। दूसरा, बोर्ड संचालकों की अनुशंसा को बंद कर दिया। तीसरा, वेतन को जो है बढ़ाने का काम किया। 5वां, स्थानांतरण की बहुत रुक लगी। अब जहां तक बात आती है, उसने एक और की कि जो हर जगह पर एक जिला कलेक्टर रहेगा। यानी कॉर्नवालिस ने बंगाल में जो 33 जिले थे उसको 23 में परिवर्तित कर दिए, क्योंकि इतने अधिकारी उसके पास मौजूद नहीं थे, इसलिए उसने 23 की और हर जगह पर एक कलेक्टर की नियुक्ति कर दी गई। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पहली बार जो है जिले में कंपनी में अधिकारी नियुक्त किए गए थे, किंतु अधिकारियों को बनाए कोई निश्चित नीति नहीं थी कि किस प्रकार बनाया जाएगा। कॉर्नवालिस से भारत आने से पूर्व बोर्ड सरकार ने लिया गया था कि कलेक्टर का पद जो है स्थायी रूप से बनाया रखा जाए। ये संचय कॉलोनी के लिए इस समय केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी अगर माने जाए तो प्रत्येक जिले में इस अधिकारी की नियुक्ति करना की चल पड़ी थी और कॉर्नवालिस ने इसको बहुत संगीता लिया और 35 जिलों को उसने 23 में परिवर्तन कर दिया। अब जिन जिलों में ब्रिटिश सरकार कलेक्टर था तो उसके 2 सहायक भी नियुक्त होते थे, जो राजस्व एकत्रित करना, शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और जेल की निगरानी करना, बंदी करना, पुलिस व्यवस्था कर रखना, नशीली वस्तुओं से विक्रय के नियम बनाना आदि का उत्तरदायित्व उसके पास रहता था। ये कलेक्टर के पास में दोनों अधिकार रह जाते थे, जो आजकल आप कई जगह पर अपने कमिश्नरेट की बात होती है।
कलकत्ता में कानून व्यवस्था की बात करें तो स्थिति वहां पर बहुत ठीक नहीं थी। कुछ एक गैंग चल रही थी जो बहुत लूटमार करती थी और शहर के बाहर जो लोग बाग आते जाते थे, रात्रि में व्यापारी आया जाते करते थे, उनसे धन और जो रसद सामग्री थी या खान पान की सामग्री थी उनको लूटमार करती थी। इसको भी उन्होंने बहुत पूर्णतः रोकने का जबरदस्त प्रयास किया गया और इसके लिए हर एक क्षेत्र में निश्चित दूरी पर 2 मील 3 मील 5 मील की दूरी पर एक निश्चित पुलिस थाने की व्यवस्था कर दी गई और ब्रिटिश एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन को सहायता करने के लिए कलेक्टर के लिए के साथ में एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करी और मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करी। यानी जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रशासन तीनों समानांतर रूप से एक दूसरे के पूरक मानकर उत्तरदायी बनाए जा रहे हैं। ये कॉर्नवालिस का था। तो यहाँ हम मुख्य बिंदु जो 5-6 पढ़े हैं, पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति, पुलिस थानों की नियुक्ति और जिलों का निर्माण करना, संचालकों के अनुशंसा को बंद करना, वेतन निश्चित करना और भारतीयों की नियुक्तियों को बंद करना, ये मुख्य प्रशासनिक उसकी बिंदु थे। अब आता है व्यापारिक बिंदु। व्यापारिक में चूंकि कॉर्नवालिस जानता था कि आय के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता और इसका सीधा सीधा फोकस उनका व्यापार का था। और अभी भी जो मैं आपको फिर एक बार ऊपर याद दिला रहा हूं कि द्वैत शासन और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स और उसके बाद में स्थायी बंदोबस्त, उन सबसे ब्रिटिश राजी नहीं थे क्योंकि बहुत लंबा सा बार बार युद्धों में उनका समाप्त हो रहा था धन। 1770 में उन्होंने मैसूर के साथ, मराठा के साथ में, फिर दोबारा 1780 से लेकर 84 के साथ में मैसूर के साथ में युद्ध लड़ा। तो लगातार युद्धों में उनका हो रहा था और उनको अंततः संधि करनी पड़ी थी। एक निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच रहे थे धन की क्षति के बावजूद भी, सैनिक क्षति के बावजूद भी। तो यहाँ उनको उसको व्यापारिक करना, सुधार करना जरूरी था। इसलिए उसने एक व्यापारिक संस्था बनाई, एक व्यापारिक बोर्ड का निर्माण किया और ठेकेदारों को लाभ बनाकर कंपनी के ठेकेदारों को व्यक्तिगत कार्य करने पर हिस्सा नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कि पैसा देकर जो है इसमें लिखो। बोर्ड के सदस्यों की एक व्यापारिक बोर्ड बनाया, बोर्ड की सदस्यों की संख्या उसने 12 रखी गई और जो सर्वोच्च काउंसिल के अधीन कार्य करेंगे। प्रत्येक ऐसे व्यापारिक केंद्र पर जहां पर की कंपनी का व्यापार होता था वहां पर एक एक रेजिडेंट की नियुक्ति की गई और उसका मुख्य कार्य अगर हम माने तो रेजिडेंट का जो है वो उचित ढंग से व्यापार हो रहा है नहीं रहा है, ठेकेदार से माल खरीदने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और रेजिडेंट खुद उत्पादकों से, यानी जो आड़तियों का काम होता है आज मंडियों में, दलालों का काम होता है, ब्रोकर्स का काम होता है, वो समाप्त कर दिया गया और खुद सीधे सीधे जाके वहां पर मंडी से व्यापार लेते सामान करते थे और इससे कर्मचारियों को भी लाभ होता था और उनका आवागमन करता था। और मुख्य रूप से जो एजेंसी हाउस बनाया गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है, और इसका काम था नील और अफीम का व्यापार करना, क्योंकि वो विदेशों में कई जगह पर दूसरी जगह मिलते थे। और जुलाओं से माल खरीदने के संबंध में भी नियम बना दिया गया था और कंपनी जितना भी माल खरीदना चाहे उतना माल खरीद सकती थी और पेशगी का सिस्टम चालू किया गया था कि जो जितना पेशगी देगा उसको उतना ही माल बेचने का अधिकार रहेगा। यानी ब्रिटेन अंग्रेज रेजिडेंट को जितना पेशगी दिया जाएगा उतना ही उसको माल खरीदने का जाएगा। तो यहाँ पेशगी की नियुक्ति, रेजिडेंट की नियुक्ति, व्यापारिक बोर्ड बनाना, व्यापारिक बोर्ड के सदस्य निर्मित करना, अफीम और नीम के व्यापार को ध्यान देना, ब्रोकर्स या आड़तियों का सामान खरीदना, सीधा उत्पादकों से बात करना, ये मुख्य बिंदु थे व्यापार के, जिसको सीधा सीधा कहना चाहिए कॉर्नवालिस को बहुत अधिक आर्थिक लाभ। और हम देखते हैं कि इसका सीधा सीधा अगर प्रभाव माना जाता है तो कॉर्नवालिस का इस व्यापारिक सुधार का प्रभाव हुआ कि लगभग 3-4 वर्षों में, यानी 1790 क्रांति के उपरांत ही उनको आय प्राप्त होगी। उधर उन्होंने जमींदारों से पैसा शुरू कर दिया। इसका परिणाम ये देखा कि हम जब तृतीय पढ़ते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसमें अंग्रेजी सेना के पास में बहुत अधिक धनबल, सुशासन, व्यवस्था और संपन्न थे और इसका परिणाम हुआ कि टीपू सुल्तान जो इतना जबरदस्त तरीके से लड़ा, उसको भी श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी हुई, भारी मात्रा में पैसा भी देना पड़ा और अपने पुत्रों को भी रखना पड़ा। ये अंग्रेजी प्रभाव कॉर्नवालिस के प्रभाव के कारण हुआ। यद्यपि भारत में राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करना, जमींदार और किसानों को अलग अलग करना, भारत की आर्थिक स्थिति को कर देना, भारत के व्यापार, पुलिस प्रशासन, इन सबको तहस नहस भारतीय दृष्टिकोण से कर देना, ये कॉर्नवालिस का उद्देश्य था और वह सफल भी हुआ। ब्रिटिश दृष्टिकोण से या ईस्ट इंडिया कंपनी की दृष्टि से वह बात हुआ। तो ये बिंदु एक अलग बात है कि हम भावनात्मक बात निष्कर्ष निकालें, लेकिन तत्कालीन उसके सुधारों को जो उसकी मनोइच्छा थी उसके अनुसार करने में वह बहुत कुछ सफल हो गया था। तो कल हम उसके जो जुडिशियल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। मैंने कल आपको भूमि स्थायी बंदोबस्त पढ़ाया था, आज उसके व्यापारिक सुधार और प्रशासनिक सुधार पढ़ाए और कल हम उनके जुडिशियल रिफॉर्म्स और कॉर्नवालिस कोड के बारे में शुरू करेंगे। धन्यवाद।